जय हिंद। क्योंकि आज का कार्यक्रम बिना जय हिंद के शुरू नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब। नेताजी को जय याद हिंद कर भाई रहे हैं। साहब। हाँ। जी। नहीं, जी जी। आप तो नाम से लोगों को लगेगा कि मैं आपके नाम से आपको नहीं बुला रहा हूं। आज मैं नेताजी के उस श्लोक, और इसी पे शायद आपका नाम भी आपने अपने को रखा, क्योंकि जी 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 जी। नेताजी को आज जन्मदिन है और हम सब लोगों का एक एक जुड़ाव है। जो बड़े हो रहे थे उस समय, जो उनकी नेताजी की बातचीत जितनी पढ़ी, जितना वो हुआ, तो हम लोगों के जो पहले हीरो जिसको कह सकते हैं ना, आजादी के जो पहले हीरो थे, और मैं ये भी कहूंगा गांधी से पहले भी, नेहरू से पहले, एक एक सुभाष चंद्र बोस में एक दूसरे तरह का रोमांटिसिज्म, एक दूसरे तरह का नायक वाला एक वो आता था, और हम सब लोग उससे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो आज जी जब उनका जन्मदिन है तो हमको लगा कि आपसे बेहतर और किससे मैं बात करूं, क्योंकि भारत में एक तो उनकी बेटी हैं जो बर्लिन में, मतलब जर्मनी में है, और यहाँ पे आप जीवित लोगों में जो कुछ बचे हैं, क्योंकि आप सब लोगों का एक डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो पहले आज थोड़ा ये कि आपको नेताजी को आप किस रूप में देखते हैं। आपके तो पिताजी उनके साथ काम किए थे, तो आपका तो एक कनेक्शन बात वो है। लेकिन जैसा मैंने बताया, मैं तो उनको हरदम एक अपने पहले नायक के रूप में ही याद रखता हूँ। जी जी। आनंद जी, देखिए ऐसा है कि अब ये चांस कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए कि मेरे पिता कैप्टन एस यादव जी जो थे, वो आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही थे। और उसके अब फौज में काफ़ी लोग होते हैं, कुछ सरकमस्टांस ऐसे हुए कि उनको काफ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक काफ़ी नज़दीक रहने का भी मौका मिला। हालांकि उनका रैंक और ओहदा में बहुत डिफरेंस था, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस बने। और मैंने जब से होश संभाला तो घर में वही नेताजी की बातें और नेताजी आज़ाद हिंद फौज की बातें, स्वतंत्रता संग्राम की बातें। और मेरे पिताश्री ने पूरे जीवन भर जो ऑल इंडिया आईएनए कमेटी, जो एकमात्र ऑथेंटिक कह सकते हैं आपका एक संगठन था आईएनए वालों का, आज़ाद हिंद फौज वालों का, उसको हमेशा चलाया। उसके हमेशा वो जनरल सेक्रेटरी रहे। तो मेरे तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भाई जिस हवा में सांस ली, उसके एक एक कण में नेताजी लिखा हुआ होता था। और नेताजी उसमें सारे उसमें मैं रहा, मैं ये कह सकता हूँ जी। जी, जी। मैं डॉक्टर और साहब एक चीज। नेताजी को मैं किस तरह से देखता हूँ, आपने कि ये प्रश्न भी किया साथ में। जी 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 तो जी नेताजी को आपने ठीक कहा, मैं एक महानायक की बचपन से, जिसको कहते हैं ना, मेरा एक जिसको कहते हैं एक आदर्श होता है, जी वो महानायक जो नेताजी थे, जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश के लिए लड़े। और देश का जो उनका सपना था, वो स्वप्न जो उनका जो आदर्श था कि किस तरह का देश बनाना है, वो बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि अलग ही उसमें बात थी। माफी चाहता जी हूँ। हाँ। जी जी। तो मैं डॉक्टर जी साहब, मैं जी नहीं, मैं इसलिए इतना कर दूं, हम लोग की जनरेशन जो बड़ी हो रही थी, तो उसके दो महानायक होते थे। क्योंकि नेताजी पॉलिटिकल भी थे, एक लंबे समय तक उनका मतलब उनका आंदोलन रहा, पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो उनको दो थे, एक नेताजी और एक, मैं ईमानदारी बताऊं, एक भगत सिंह। ये हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों के नायक ये दो हुआ करते थे। मैं एक चीज इसलिए पूछ ले रहा हूं कि आज वो पूछना जरूरी है। मुझे हरदम ये लगता है, ठीक है, हर एक वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि कोई किसको कितनी जगह मिली, लेकिन आज एक एक विचारधारा के रूप में मुझे हरदम लगता है कि शायद जो ये महापुरुष थे, ये लोग नहीं रहे तो उनको आज कष्ट होता है। भारत जिस तरह से हम लोग फिरका परस्ती में जिसमें हो गए, क्योंकि नेताजी ये एक ऐसी चीज थी जिसको शायद नेताजी ने जीवन भर इसके लिए लड़े कि ये फिरका परस्ती जो हमारे यहाँ हो गई है। तो मैं इस पे भी आपसे एक छोटा कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक फिरका परस्ती इस देश क्या, मैं क्या बोलूंगा, एक कलंक की तरह, एक नासूर की तरह इस देश को इस समय डस रहा है। डॉक्टर अनिल। आनंद जी, देखिए ऐसा है कि आप भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। भारत में जब जब एक एकता हुई है, समाज में एकता हुई है, और तब तब भारत जो है वो शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध, खुशहाल देश बना है। अशोका के जमाने में रहा है, तभी तो हम अशोका द ग्रेट कहते हैं। जी उसके बाद भी आपने देखा, महाराष्ट्र में या पंजाब में जो एक वारकरी आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में, उससे समाज में जो है ऊंच नीच का भाव खत्म हुआ, एक समता आई। और एक मराठा जिसको कहते हैं एम्पायर भी हुआ, एक साम्राज्य हुआ, सिख एम्पायर हुआ।
क्योंकि सिख जो गुरु थे उन्होंने समता का पाठ पढ़ाया और एकता का पाठ पढ़ाया कि सब एक है। और जब जब इस देश में फूट पड़ी है, फिरका परस्ती हुई है, तब तब ये देश कमजोर हुआ है और ये फिर किसी ना किसी तरह की गुलामी का शिकार हुआ है, चाहे वो मतलब डायरेक्ट हो या जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जब मर्जी धमका देता है, इनडायरेक्ट गुलामी आप कह सकते हो। तो गुलामी उसमें आती है, देश कमजोर होता है। और नेताजी इसीलिए जो थे कि अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी से वो आज़ाद हिंद फौज में गए। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अलग अलग लंगर होते थे, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे ये बटे रहे। जाति के हिसाब से रेजिमेंट बना देते थे, धर्म के हिसाब से रेजिमेंट बना देते थे। तो नेताजी ने कहा भाई देखो, वो फूट डालो राज करो वाला मामला है उनका। आजाद हिंद फौज में ना कोई जाति के नाम से रेजिमेंट होगी, ना कोई धर्म के नाम से होगी। तो आप देखें ना, उन्होंने गांधी रेजिमेंट बनाई, नेहरू रेजिमेंट बनाई, आजाद रेजिमेंट बनाई, और शायद दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट वो उन्होंने बनाई। तो ये उनका था कि वो मतलब अलग थे। और सब उससे पहले जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो अपने धर्म के अनुसार लोग कोई सलाम वालेकुम बोल रहा है, कोई श्री अकाल बोल रहा है, कोई राम राम जी बोलता था आपस में अभिवादन में। तो नेताजी ने कहा ठीक है, मैं खुद मतलब एक हिंदू हूँ, और नेताजी गीता बहुत पढ़ते थे, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को शायद। लेकिन वो कहते थे जब हम यहाँ पे देश के उसमें हैं और फौज में हैं, तो हम जो हमारा नारा होगा वो जय हिंद होगा। और आजाद हिंद फौज के सिपाही, मतलब ये समझिए, मैं आपको अगर मैं अपने घर का उदाहरण दूं, तो मैंने बचपन से ये देखा है कि मेरे पिताश्री ने कभी टेलीफोन आया और टेलीफोन उठाया तो मैंने कभी उनको हेलो कहते नहीं सुना। हमेशा वो जय हिंद बोलते थे टेलीफोन उठाते ही। और कोई आ रहा है, कोई पड़ोसी मिल रहा है, वो बोला जी नमस्कार, तो वो कहते हैं जय हिंद। तो पड़ोसियों ने हमारा नाम ही रख दिया, तो जय हिंद परिवार है, जय हिंद फैमिली है। तो इसलिए मैंने भी अपने नाम के आगे जय हिंद लगाना शुरू कर दिया। और मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी 6 महीने मेरे फादर जो थे ऑलमोस्ट कोमा में थे, बेहोश थे। उनको हम जोर से कहते थे नाम लेकर के, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। लेकिन कोई आता था और वो जोर से उनके कान में कहता था ना जय हिंद, तो वो लगभग मतलब बेहोशी की हालत में भी एकदम उठ खड़े होते थे और वो बोलते थे जय हिंद। तो ऐसे उनके डीएनए में जय हिंद ऐसा चला गया था, मैं क्या बताऊं। और ये सब नेताजी की देन थी, जी, उससे पहले जी, तो नहीं था। जी। जी मैं डॉक्टर साहब एक अंतिम प्रश्न पूछ के, ये तो हम लोग की उनके प्रति समर्पण और उस भाव से कर रहे हैं, लेकिन एक एक मुझे हरदम कष्ट है, नेताजी की अस्थियां आज भी जापान में हैं, और जो मेरी सूचना है उनके अनुसार जापान सरकार को कोई दिक्कत नहीं है अस्थियां देने में। हम लोग इसके लिए कोई बहुत प्रयास सरकार, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन एज अ राष्ट्र हम कहीं ना कहीं उसमें फेल हुए हैं कि हमने कोई इस तरह का उपक्रम नहीं किया है कि नेताजी की अस्थियों को, एक एक सिंबॉलिक चीज होती है, एक एक दिल का मामला होता है, उसको लाने का प्रयास हम क्यों नहीं करते हैं डॉक्टर साहब? भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया आईएनए कमेटी कई बार जापान गए, स्टेट गेस्ट रहे जापान सरकार के। और ये उस समय की बात है जब इस देश में आई के गुजराल साहब जो प्रधानमंत्री थे। तो जापान के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि ठीक है, आप ये यहाँ से अस्थियां ले जाइए। और भारत की सरकार ने भी उसको स्वीकार किया कि जो नेताजी की जो अस्थियां वहां पे रेंकोजी टेम्पल में रखी हुई हैं टोक्यो में, उनको लेके आया जाए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जापान की सरकार ने कहा कि ये अस्थियां हम बहुत ही मान और सम्मान के साथ भारत में भेजेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक किसी बॉक्स में या कंटेनर में हवाई जहाज से आपको भेजे। एक पूरा नेवल फ्लीट उन अस्थियों को लेकर के आएगा। नेवल फ्लीट का मतलब होता है उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उसमें 4 सबमरीन होंगी, उसमें 8-7 फ्रिगेट्स होंगी। यानी पूरा नेवल फ्लीट जो है उन अस्थियों को बहुत सम्मान के साथ लेकर के आएगा। और ये सब चीजें तय हो गई गुजराल साहब की तरफ से भी, और फिर जापान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनकी तरफ से भी। लेकिन अब क्या है कि नेताजी के कुछ भक्त ऐसे हैं जो, अब मैं क्या कुछ उनका क्या जी, नाम जी, संज्ञा दूं। लेकिन जी, वो ये उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए कि नेताजी की तो अस्थियां है ही नहीं, नेताजी तो मृत्युंजय हैं, तो वो उनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो
अब उसके बाद जब इस तरह का वो मामला हुआ, कलकत्ता में प्रदर्शन वगैरह हो गए, तो फिर गुजराल साहब ने मेरे फादर को बुलवाया और उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब देखिए ऐसा है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। तो वो अस्थियां नहीं आई, वो अस्थियां आती तो एक बहुत जिसको कहते हैं कि जो स्मारक जिस तरह का जो नेताजी के चाहने वाले वो चाहते हैं एक अच्छा स्मारक नेताजी का बने, वो बनता। और उनका जो जो उन्होंने लिखा है, उनकी कई चीजें जो थी, जैसे प्लानिंग कमीशन की शुरुआत जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो सबसे पहले उन्होंने कहा भी देश कल को आजाद तो होना ही है, तो हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। तो नेहरू जी को उन्होंने प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया। तो जी वो जी उनकी सोच थी। जैसे उनका ये था कि जो लिपि है, अब हमारे देश में जितनी भाषाएं उतनी लिपि भी हैं। नेताजी का ये आइडिया था कि एक ये जो रोमन वर्ड्स यूज करके हम सब भाषाओं को अपने देश के उसमें लिखें, ताकि उसमें एक इंटीग्रिटी नेशन में पैदा हो। तो बड़े जिसको कहते हैं कि उनके बड़े साइंटिफिक सोच थी और बहुत जबरदस्त आइडियाज थे देश को बनाने के लिए। तो वो आइडिया सबके सामने आते, जो सेकुलरिज्म को, जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे, जो इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के जिस तरह के वो खिलाफ थे, और जो सामाजिक विद्वेष और ऊंच नीच उसके खिलाफ थे, वो बहुत उनके जबरदस्त आइडियाज थे, वो होने चाहिए थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जो विचार है, उनके जो आपने बताया ना रोमांटिसिज्म, जो उनकी बहादुरी, जो जामाजी जिस तरह से जी वो देश से गए, जर्मनी में आजाद हिंद फौज बनाई, वहां से सबमरीन में बैठ करके सिंगापुर आए, तो वो सब चीजें तो बहुत लोग याद करते हैं। जी लेकिन देश को बनाने के उनके जो आइडियाज थे, और जो सेकुलरिज्म और सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी में उनकी जो कमिटमेंट थी, उसका जिक्र कम होता है। जी। जी जी। मैं बस अंतिम प्रश्न पूछ के खत्म इसलिए कर दूंगा क्योंकि मेरा एक अंतिम इसलिए प्रश्न ये है कि एक चीज मुझे हरदम दुख होता है कि ये सब महानायक थे और ये सब लोग अपने बीच में अगर कुछ है तो संवाद हरदम रखते थे। आज ऐसा दिखता है कि जैसे नेताजी, कांग्रेस पार्टी के दो नेता गांधी और नेहरू, ये लोग एक दूसरे के, इनका लगातार संवाद होता रहा था। नेताजी कांग्रेस में छोड़ देने के बाद, विदेश जाने के बाद संवाद कायम था और दोनों एक दूसरे के विचारों की का आदर करते थे। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी करके कि भाई हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं डॉक्टर साहब, आप एक अलग ढंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और आप मूल रूप से एक लार्जर गोल की तरफ जा रहे हैं तो संवाद में होना चाहिए। और हरदम आदर था उस संवाद में, चाहे नेहरू इनसे कर रहे हो या ये नेहरू से कर रहे हो, गांधी जी इनसे कर रहे हो या ये गांधी जी से कर रहे हो, आदर भाव हरदम था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी करके इसको खत्म करूंगा। देखिए, आप जितना भी, जहां तक विचारों की बात है ना, आप उठा करके देख लीजिए, नेताजी और नेहरू जी तो देवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और उनका कोई, जब क्लोज फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि उनकी कोई निजी दोस्ती थी। देवर क्लोज फ्रेंड्स क्योंकि बोथ ऑफ देम वर लेफ्टिस्ट। वो लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा दोनों की थी, और उन विचारों की वजह से वो देवर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि नेताजी ने जब वो आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, उसको बनाने के बाद जब वो उन्होंने ब्रिटिश एंग्लो सेक्सन जो भी साम्राज्य के खिलाफ अपनी युद्ध की घोषणा की, उससे पहले उन्होंने एक रेडियो पे एक अपना एक भाषण दिया। और उसकी शुरुआत जो थी, उसमें उन्होंने महात्मा को, बापू कहते थे महात्मा गांधी को, उन्होंने बापू से कहा कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और मुझे इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और फादर ऑफ द नेशन कह करके उन्होंने उनको, बापू को, मतलब महात्मा गांधी को संबोधित किया। तो ये राष्ट्रपिता का जो शब्द है, जो बापू महात्मा गांधी जी के साथ आज जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का शब्द है। ठीक पॉइंट तो किया ये हुआ है। दर्शाता है वो किस तरह से महात्मा गांधी के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट थी, कि उन्होंने पूरे देश को आजादी के लिए जगा दिया, जो एक सोई हुई कौम थी हमारी। और नेहरू जी और उनके तो विचारों का उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। और प्लानिंग कमीशन का जब वो चेयरमैन, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो नेहरू जी को ही उन्होंने क्यों प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया? तो क्यों? क्योंकि जो विचार थे उनके बिल्कुल एक थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि नेताजी नहीं रहे, गांधी जी जल्दी चले गए देश की आजादी के बाद। जी। जी चलिए अनिल भाई, हम लोग याद करते रहें और कम से कम नेताजी को इस बहाने आज आप जब याद आ जाती है तो बहुत सी चीजें गर्व की भी होती है। मतलब वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू, जिसके ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए। एक बार फिर से
नेताजी को मैं याद एक करते शब्द जो है ना, जो मैं कभी नहीं भूलता, जो आजाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, जी तू शेर जी हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तो ये जो है बहुत ही, जिसको कहते हैं जोशीली, मेरे को हरदम इंस्पायर करती हैं लाइंस। जय जी हिंद। जय हिंद अनिल भाई।